सभी साथियों को नमस्कार। यूपी पीजीटी में जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, हिंदी के मॉडल पेपर्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और ये मॉडल पेपर सेकंड वाला है, यानी कि पार्ट 2 है, जहां पर हमने 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन स्लॉट लेकर के चले थे और यहाँ 26वें क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से कर डालिए। नियॉन का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो नियॉन का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है ये आपको बताना चाहिए। यानी नियॉन के घनत्व की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नियॉन के घनत्व पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 26वें क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा कि नियॉन अगर देखते हैं तो एसटीपी पर तो नॉर्मल होगा जैसा होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस और 2 एटमॉस्फेयर पर भी ये कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा और यहाँ पर आपका लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि 273 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर आपका 2 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर मोर हो जाएगा, यहाँ पर मोर, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर 1 प्रेशर चल रहा है। जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो इसका मतलब डेंसिटी नियॉन की ज्यादा आएगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और अगर आप निकालना भी चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 26वें क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि डेंसिटी, यानी आप जानते हैं कि अगर डेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो किसके डायरेक्टली, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सिंपल वे में आप इसे याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तनु विलयन में निम्न में से कौन सा कथन, ध्यान दो, तनु विलयन में निम्न में से कौन सा कथन राउल्ट के नियम से वास्तविक संबंध रखता है। 27वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस 27वें क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ तनु विलयन में कौन सा कथन राउल्ट के नियम से वास्तविक संबंध रखेगा, तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन तनु विलयन में उपस्थित विलय के अणु के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम कहें तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू चाई टू, और चाई टू यहाँ पर सॉल्यूट को कंसीडर किया जा रहा है जो यहाँ पर विलय के अणु के प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी कि ए सेंटेंस हमारा यहाँ पर सत्य है, जो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसके बाद अगर दोनों इस तरीके के क्वेश्चन @ 2025 के पीजीटी एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है। जैसे अगर हम लोग प्लवन विधि का प्रयोग करते, प्लवन मतलब होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन, तो इसमें चीड़ का तेल जरूर पड़ता है। साइनाइड अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते तो साइनाइड वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो साइनाइड का ऑप्शन हमें फ्रॉथ फॉरेस्ट मैक और आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। तो मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस को हम लोग देखें कहाँ पर दिया हुआ है तब हमें समझ में आएगा। ये हो गया गोल्ड का, साइनाइड में गोल्ड का हो गया, तो फर्स्ट वाले का फोर्थ ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट वाले का फोर्थ ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, केवल एक ही जगह दो जगह दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का यानी कि ए वाले का जो ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी कि अगर मैं ए वाले को देखता हूं तो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, ए वाले को देखता हूं तो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है। तो ए वाले का फोर्थ ढूंढना पड़ेगा हमें, ए हो गया ए वाले का फोर्थ। और बी वाले की अगर हम लोग चल लेते तो बी वाले में हमको ढूंढना पड़ेगा, एक बार और देख लेते हैं बी वाले का, पहले हम इधर देख लेते हैं, 1 मिनट का समय आप दें, दो थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। यानी ए का हमें, ए का फोर्थ हो गया और बी का हमारा हो गया सेकंड, ए का फोर्थ बी का सेकंड हो गया, ऐसे चलना पड़ेगा। ए का फोर्थ और बी का सेकंड देखते हैं, तो ए का फोर्थ हो गया और बी का सेकंड हो गया, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ बी का सेकंड, बी पार्ट हमें यहाँ मिल चुका है। इसके बाद अब हम लोग बचे हुए क्वेश्चन यहाँ सेट कर लेते हैं, क्या ये सही जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ध्यान दे लेते हैं। यानी कि अब सी पार्ट पे चलें तो सी का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन, ये थर्ड वाला हो जाएगा एल्युमिनियम का, और फर्स्ट का तो फिर आपको साइनाइड ट्रीटमेंट हो ही गया, ठीक है। यानी कि वो जोन रिफाइनिंग, जर्मेनियम है तो जोन रिफाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हम यहाँ पर राइट ऑप्शन कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगातार आगे बढ़ाएं, इनको आप शामिल करिए अपने क्वेश्चंस में,
क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। सही कथन को चुनिए। सही कथन को कैसे चुनेंगे आप देखिएगा ध्यान से। जिप्सम में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम होती है, तो ऐसी संभावना क्या आपको दिखाई दे रही है? जिप्सम में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम होती है, ये तो बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके जिप्सम बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करके पीओपी बनाई जाती है। जिप्सम के जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त, ये भी गलत हो गया। तो अभी तक तो पहला सही है, बाकी और देख लेते हैं। जिप्सम के आंशिक ऑक्सीकरण नहीं, सब कुछ उल्टा लिखा हुआ। केवल पहला वाला जिप्सम में कैल्शियम यानी 29 वाले को देखेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। आणविक क्यू और म्यू मोलर क्यू विभाजन फलों में संबंध नीचे दिया गया, सही संबंध का चयन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों को Q इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, N हो गया। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये यहाँ पर यानी कि मोलर विभाजन हो गया, मोलर विभाजन C मान लिए CpQ अपॉन N हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जा रहा है। ये क्लेप्रियन इक्वेशन बहुत आती है, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको याद करना हो कि क्लेप्रियन इक्वेशन और क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन कौन सी है, तो जो छोटी इक्वेशन है वो आपकी क्लेप्रियन है और क्लेसियस वाली बड़ी इक्वेशन है, लॉग के टर्म में है। तो यहाँ पर बड़ी से छोटी केवल एक ही है, डेल्टा एच अपॉन टी V2 माइनस V1 dP अपॉन dt। ये क्वेश्चन बहुत आता है पीजीटी में, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा अच्छे ढंग से। अलग एक अभिक्रिया निश्चित ताप दाब आयतन पर अलग कराई जाती है, जिसमें मोलों की संख्या डेल्टा एन परिवर्तित होती है। दोनों विधियों में अभिक्रिया की ऊष्मा आपस में निम्नलिखित, तो ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू, आज की बुक में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी दे रखा है, डेल्टा एन जी आर टी। इसके लिए आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ केवल डी सही दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आप यहाँ पर सही कर लीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे तंत्र के साथ तापीय साम्य में रहने वाले दो तंत्र आपस में तापीय साम्य की स्थिति में रहेंगे, तो ये हमेशा जीरोथ लॉ है, यानी कि अगर थर्ड बॉडी को दो बॉडी के टच में रखते हैं तो वो इसीलिए टेम्परेचर जब तक आपस में ट्रांसफर नहीं होता है, जब तक कि वो जो है बराबर नहीं हो जाता है, तो इसका मतलब है बराबर का मतलब तापीय साम्य नहीं हो जाता, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माना जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। परम शून्य ताप पर एक संपूर्ण शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य है। जब वो शून्य वैल्यू आ चुकी है तो इसका मतलब हुआ कि हमें वह कथन यानी कि परम ताप पर यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी संपूर्ण शुद्ध क्रिस्टलीय की एंट्रोपी शून्य, सेकंड लॉ कहता है। सेकंड लॉ को याद रखना पड़ेगा, सेकंड लॉ। चलिए आगे बढ़ लीजिए। पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम ईथर क्या मिश्रित ईथर है? तो ईथर तो ये है ही नहीं, तो ईथर तो कट कर दो, ईथर तो है ही नहीं है, ईथर नहीं है, बस यही लगा लो आप, ईथर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यू करिए। 36 टॉलन रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रजत दर्पण देता है और ग्लूकोज यानी सिल्वर मिरर देता है, और साथ ही साथ ये प्रूफ हो जाता है इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के लिए ही टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक क्लोराइड आयन के चारों ओर यानी सोडियम के चारों ओर कितने क्लोराइड होते हैं? 6 क्लोराइड होते हैं, और हर क्लोराइड के चारों ओर 6 सोडियम होते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृष्ठ केंद्रीय घनाकार, पृष्ठ केंद्रित घनाकार एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, यानी कि पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस से बात आती है, और सरफेस की जब बात आती है तो फिर हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं भाई। बॉर्ड 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 हो गया, और 1/2 इंटू फेजेस होती हैं आपकी 6, तो ये 3 हो गया, दोनों मिलाइए तो 4 आंसर आपका आ जाता है। तो यहाँ पर 4 आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से गलत का कथन कीजिए। गलत का कथन करना है, तो गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कौन सा है? ठोस का वाष्प दाब उच्च होता है, ठोस की संपीड़ितता कम होती है, तो संपीड़ितता तो कम होती है, ठोस का क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, ठोस का घनत्व होता है, तो ठोस का वाष्प दाब उच्च होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तृतीयक एमाइल अल्कोहल यानी कि
एमाइल, पहले तो आपको ये पता रहे कि आखिरकार एमाइल अल्कोहल क्या होता है, तो मैं आपसे बात करूंगा कि अब पहले तो हम टर्सरी की बात करें तो ये यहाँ पर मिथाइल लगा लीजिए, और एमाइल अल्कोहल जो होता है ये आपका टर्सरी हो गया, और ये होता है CH2OH। नहीं, ये हो गया आपका यहाँ पर लगेगा 3 डिग्री का होता है ना, 3 डिग्री का, वो भी एमाइल बनाना है, ध्यान दो। तो यहाँ पर आपको हो गया आपका 1 2 और एक और लगाओ, 1 2 3 4 ये हो गया, और यहाँ पर OH लगा लीजिए, तो 1 2 3 4 5 टोटल आ गए, तो एमाइल बन गया। तो यानी कि 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है, 5 नहीं, ब्यूटेन 2ऑल आएगा, सही। सी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए, सी को बिल्कुल आप फिट कर लीजिए। किसी दिए गए ताप पर दो क्रियाकारकों के संक्रियण ऊर्जा, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी संबंध बात पूछी गई है, तो एक्टिवेशन एनर्जी में दोनों का जो कांस्टेंट होता है वो लगभग समान ही माना जाता है, यानी कि log K2 अपॉन K1 सेम रहता है। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ होगा। जब ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू, जो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, तभी दो टेम्परेचर पर सेम आएगी वैल्यू, उससे पहले सेम वैल्यू नहीं आएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही ढूंढने के लिए हमें दिक्कत करनी पड़ेगी। तो ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब नहीं बढ़ता है, यानी कि अगर वेपर प्रेशर ताप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इवोपरेट हो जाए, बंद कंटेनर की बात ही नहीं की है। साम्य पर वाष्पीकरण तथा दरसंघनन, साम्य पर ओपन कंटेनर में तो संभव ही नहीं, वैसे तो होती है, ठीक है। निम्न एक निश्चित ताप पर द्रव के साथ साम्य में वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी एक निश्चित ताप पर ही होता है, हर टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। यही कथन हमारा बिल्कुल 100% सही है, इसमें गलती नहीं है। जल के तंत्र के प्रवस्था आरेख के त्रिक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? यानी कि पूछा गया है कि जो यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर आपने देखा होगा यूटेक्टिक पॉइंट होता है, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट, जल तंत्र के प्रवस्था आरेख में त्रिक बिंदुओं की ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा है, तो ट्रिपल पॉइंट में कितने यहाँ पर कंसिडरेशन किए जाएंगे, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रिपल जल तंत्र की व्यवस्था के आरेख में त्रिक बिंदुओं की संख्या होगी, तो एक ही ट्रिपल पॉइंट आता है ना इसमें, तो एक ही ट्रिपल पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। P4 और 10 की आकृति थोड़ी अष्टफलकीय होती है, पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी होती है, तो P4 और 10 को अगर आपने देखा है ध्यान से, तो यहाँ पर आपने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट P4 बनाता है, आपको पता ही होना चाहिए इस तरीके से अरेंजमेंट बनाता है। तो P4 और 10, और P4 और 10 जब ये बनाएगा तो इसके चारों तरफ फिर इस तरीके के एलिमेंट आपके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। नोट किया होगा, तो ये चतुष्फलकीय बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। एक अणु की आकृति जो होती है, एक अणु की बात चल रही, सभी की नहीं चल रही, ध्यान दीजिएगा। इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग चल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। HCl का एक अणु, अगर हम 45वें क्वेश्चन पर चलते हैं, तो 45वें पर एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस, क्यू इंटू डी मान लीजिए। तो अब यहाँ पर वैल्यू आपको पता है कि क्यू की चार्ज कितना है HCl का, ये डाइपोल मोमेंट तो आपका दे रखा है, यानी ये म्यू की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ आबंध दैर्ध्य जो है वो ये इतने एंगस्ट्रॉम लैम्डा भी दे रखा है, ठीक है, चार्ज भी दे रखा है, तो इसका अप्रसित आयनिक स्वरूप कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले यहाँ पर जो R की वैल्यू है, यानी कि इसे हम R मान लेते हैं, R की वैल्यू 1.27 दे रखी है, इसे आप मीटर में, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1.275 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻ हो जाएगा आपका, मीटर में है, और ये यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में 9 हो जाएगा, तो 9 के बाद अगर हम यहाँ डेसिमल लगा हुआ नहीं, 10⁻⁻ एंगस्ट्रॉम में 10 हो जाएगा, नैनोमीटर में 9 होता है। अब इसी तरीके से हम सेंटीमीटर में इसे भी कन्वर्ट कर लें, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 पॉइंट डिवाई में है ना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.33 इंटू 10⁻⁻30, तब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना काम कर लेंगे आप। तो अब म्यू इज इक्वल टू, ये R मानो या D मानो, जो भी मानो, अब यहाँ निकालना क्या है, इस पर प्रतिशत आयनिक स्वरूप कितना होगा, तो पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, तो Q इज इक्वल टू म्यू अपॉन D कर दीजिए। म्यू की वैल्यू आपको ये पता है और D की वैल्यू ये पता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 100% अगर होगा तो फिर वैल्यू आपकी जो है वो डिवाइड करके आ जाएगी, और नहीं होगा तो इसका मतलब है, हम अगर 100% होगा तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू है
जो वैल्यू आए उस वैल्यू को डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल इसको कैलकुलेशन को हम छोड़ेंगे, इनमें से आंसर जरूर आपको 45 वाले का बताना है कि आखिरकार आंसर क्या आएगा। तो आंसर चेक करके हमें भेजिएगा। यहाँ पर म्यू की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन रख लीजिएगा, मतलब यहाँ अगर आप कहें तो हम रख देते हैं वैल्यू क्या आएगी 1.03 इंटू 3.30 इंटू 10⁻⁻30 रख देना, इंटू ऊपर यही वैल्यू आ जाएगी 1.275 इंटू 10⁻10। इन सबको डिवाइड कर देना इससे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका इसमें से मैच कर जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करिएगा, हम सॉल्यूशन आपको देंगे। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, इसमें से सही कथन कौन सा है, करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट समान समानित चरों वाली विभिन्न गैसें समान मात्रा में आदर्शता से विचलित होती हैं, यानी कि अगर सेम कंडीशन वाली गैसें हैं तो वो सेम अगर अमाउंट है तो फिर डेविएशन शो नहीं करेंगे, इसी के बाद डेविएशन शो करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग 46 वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो समानित चरों वाली विभिन्न गैसों में आदर्शता समान मात्रा में विचलित हो जाती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। विभिन्न समानित चरों वाली विभिन्न गैसें आदर्शता से बराबर मात्रा में, ये भी गलत हो गया। तो फिर ए ऑप्शन हम यहाँ पर सही, यानी कि जितनी भी गैसें होती हैं वो समान मात्रा में सेम ही डेविएशन शो करेंगी, उससे पहले आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस क्वेश्चन अच्छे हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हैं। किसी गैस की श्यानता घनत्व से स्वतंत्र है, इसका कारण है, क्या कारण आएगा। तो 47 वाले की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 47 वाले में आपको किसी भी गैस की जो विस्कोसिटी है वो उसके मीन फ्री पाथ पर निर्भर करती है, यानी कि अणुओं की संख्या n है, मीन फ्री पाथ लैम्डा, तो एक दूसरे को समाकलित करेंगी। ए ऑप्शन हमारा, यानी पहला ही ऑप्शन सही, तो आगे फिर जाने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। अगर बी होता तो फिर भी करते। किसी परमाणु की वस्तु केंद्रित यानी बीसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, तो बीसीसी में आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर, अगर बीसीसी बनाते भी है यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड बनाते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में जो सेंटर एटम होता है वो आपका कनेक्टेड होता है 8 से, तो यहाँ पर 8 ऑप्शन लगा दीजिए। अगर द्रव H2SO4 लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ब्लू से, ये तो सिंपल सी बात है कि ब्लू टू रेड कर देगा, ये निश्चित है, यहाँ पर सोचना बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पर भी आप टिक कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभिक्रिया अगर एलाइल अल्कोहल दिया है तो एलाइल अल्कोहल का अगर हम लोग Br2 से कराएंगे तो Br जुड़ेगा, यानी सिंपल सी बात है कि एलाइल अल्कोहल पहले बनाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइल अल्कोहल Br2 से कराओगे तो Br2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर AB अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो प्रोडक्ट, तो Br2 जब ऐड कराओगे तो Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट आपका जो मिलने वाला है वो यहाँ CH2 और यहाँ Br होगा, और यहाँ CH यहाँ पर Br होगा, उसके बाद CH2OH हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ जाइए। अब क्या कंडीशन बनेगी, जब ये यहाँ Br लग चुके हैं दोनों, अब इनको हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन जैसे ही करेंगे इनको तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा जो B मिलेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH2, यहाँ पर Br, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका COOH बन जाएगा, और इसके बाद हम इसको जिंक के साथ में हीट करेंगे तो ZnBr2 निकल जाएगा, तो कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH आपका मिल जाएगा, यानी जिसको हम लोग एक्राइलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये एक्राइलिक एसिड का आंसर आप लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़े नहीं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हिंदी की PDF अवेलेबल कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। थैंक यू।